हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीजीटी मेडिकल कमीशन सीरीज़ जो हम प्री PYQs डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम बहुत सारे PYQs डिस्कस कर चुके हैं। तो आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री का ही। आपको लास्ट जो मैंने पढ़ाया था वो था पीएच वगैरह निकालना, हमने सब कुछ सीख लिया है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आपको सब समझ आ गया हो। नॉर्मेलिटी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड विच वन इज़ नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। तो मैंने आपको पिछले कल ही बोल दिया था, लास्ट वाली क्लास में ही बोल दिया था कि आपको रिंग के मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पायरोल रिंग क्या होती है, आगे फ्यूरेनोज और पायरेनोज, यस ये कौन सी रिंग्स होती है, ये आप ऐसे ही एक बार देख रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपली आपको स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा बट रिकग्नाइज करने को आ सकता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब इनमें से कोई नाम दे रखा होगा और पूछेगा कि क्या ये साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, तो पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग एक बार देख लेना, है ना, कितनी मेंबर्ड रिंग कौन सी वाली होती है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, आपको पूछ रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो इसके बारे में पता करने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो सबसे पहले आइसोमेरिज्म आपको पता होनी चाहिए, है ना, तभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे पहुंचेंगे। आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं, देखो मैंने, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना हर एक टॉपिक की, तो मैंने ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने स्टार्ट करी है, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अच्छा, यहीं से याद आ जाता है, प्ले स्टोर पे जाके आपने HP एग्ज़ाम अफेयर नाम की एक ऐप है, HP एग्ज़ाम अफेयर्स, वहाँ प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको जितनी भी डिटेल टॉपिक की वीडियोस है, टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि PYQs डिस्कस करते हुए हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना इज़ नॉट फिजिबल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे हमने करवा रखा है आपको ऑलरेडी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और साथ में अगर आपको हमारे लाइव कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर लिखा होगा, आपने वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया अपनी एडवर्टीजमेंट है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भर भर के पूछता है। जो सबसे पहला वाला पार्ट है आपका, जिसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ढूंढने को बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है कि भाई इसके स्ट्रक्चरल, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर में चेंज, सब कुछ यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बस उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड को हम तोड़ मरोड़ कर कुछ बना देते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री बदल देंगे तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको दिख जाएगी चेन आइसोमेरिज्म दिखेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखेगा, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही एक पार्ट आता है टॉटोमेरिज्म दिखेगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म, है ना, और साथ में आपको रिंग और चेन। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म्स आपको किस में दिखेंगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको वहां पे बताने को आएगा कौन सा वाला है, चेन में हमेशा कार्बन चेन की शॉर्टनिंग या लेंथनिंग होगी। अगर मान लो 4 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल दिया है, इसी से हम ये वाला मॉलिक्यूल बना सकते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। हाइड्रोजन हर जगह लगाकर चेक कर लो, आप काउंट कर लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, विच इज वाई ये चेन आइसोमेरिज्म में आएगा। चेन आइसोमेरिज्म यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमर की। पोजीशन आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें तो क्या होता है, कार्बन हमारे पास है, सपोज करो यही है ना, डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या हो गई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसके अंडर हम टॉटोमेरिज्म भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया। यूजुअली हमारा जो एल्डिहाइड होता है, कई बार वो कीटोनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है। ठीक है,
तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल है ना, कीटो और इनोल फॉर्मेशंस जो होती हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, एक तरीके का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है ना। रिंग और चेन में वही हो गया कि अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है, ठीक है, बट जो आपके रिंग वाले स्ट्रक्चर है वो मतलब रिंग को हमने चेन की फॉर्म में लिख लिया, पर उसका जो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रह रहा है, तो दैट इज रिंग और चेन आइसोमेरिज्म। ये सब में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, या तो पोजीशन चेंज हो रही है आपके फंक्शनल ग्रुप्स की हो गया है ना, या तो फिर फंक्शनल ग्रुप्स आपस में इंटर कन्वर्ट करके चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज स्टेइंग द सेम। तो ये सब था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो सबके फेवरेट है, इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, है ना, इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, एक टर्म आता है एपिमर्स, है ना, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एपिमर्स एक तरीके से डायस्टीरियोमर्स के पार्ट होते हैं। तो ये जो मेजरली 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाए जाएंगे, और भी हैं, मीजो कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये मेजरली इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स होंगे, ठीक है। तो पूरे के पूरे जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में हल्का हल्का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, स्टीरियो के आइसोमेरिज्म में भी सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर भी 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती हैं, है ना। एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई स्किप्ड इट, है ना। चलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब इसमें 3 डायमेंशनल काम होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में घुसे हैं तो 3 डायमेंशनल स्पेस की बात होगी, इसमें हम सिर्फ 2D में देख रहे थे, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशनली आपकी ज्योमेट्री बदल जाएगी। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट और घिसा पिटा एक कंसेप्ट है, दैट इज सिस एंड ट्रांस। तो ये सबको पता है, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है। सिस कौन से कहलाते हैं, इसे इरेज कर दो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। और हमारा काम क्या है, यहाँ क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, ये बाकी सब मैं इरेज कर देती हूँ। चलो, तो सिस और ट्रांस में क्या होता है, सिस में आपको पता है कि आप यूजुअली एल्कीन्स लेते हैं हम, है ना। तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड के अराउंड जो एडजेसेंट 2 कार्बन्स हैं, उन दोनों के ऊपर सेम टाइप का जो एटम है या सेम टाइप का ग्रुप हो गया, यहाँ पे एक्स और वाई लिख दो, ठीक है। जो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं वो जब एक ही साइड हैं तो उनको हम क्या कह लेते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टर, है ना। सिस्टर कार्बन्स पे सेम जो ग्रुप है वो एक साइड को है, ठीक है। सो दिस इज सिस। बट अगर इसी को हमने अलग कर दिया, यहाँ पे हमारा वाई था, ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया और ये वाला हाइड्रोजन यही है, अगर इस तरीके की अरेंजमेंट हुई तो इस केस में क्या बन जाएगा, अलग हो गए हैं। तो ये क्या सिस्टर नहीं है, दे आर नॉट सिस्टर्स एनीमोर, दे आर ट्रांस, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है, आई होप, है ना। सिस और ट्रांस बहुत इजी है, आपको आइडेंटिफाई करना आ सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनर कई बार गुगली फेंकता है कि सिंपल सी चीज़ें हैं उन्हीं को पूछ लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक भी होंगे। चलिए, तो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, एक वर्ड आता है यहाँ ऑप्टिक्स वर्ड जहाँ भी होगा ये लाइट से रिलेट करेगा, ठीक है। तो लाइट की बात करेंगे हम यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होंगे आपके, जो मैं बता रही थी, इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स किस में होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब हम इन दोनों पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भी, ये वाला टॉपिक आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, देखो, है ना। चलिए, तो इनैंशियोमर्स की बात जब हम करते हैं उसमें आपने ध्यान रखना है कुछ चीज़ें, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। इनैंशियोमर्स में आपने ध्यान रखना है कि क्या होगा, मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। याद रखना कि 2 कंपाउंड्स, अब देखो हम यहाँ पर 2 कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं, फिर हम आइसोमर्स निकालते हैं। हम एक ही कंपाउंड से नहीं बना रहे, 2 कंपाउंड आ गए हमारे पास, हम उनको चेक करेंगे क्या हमें वहाँ पे मिरर इमेजेस दिख रही हैं। यानी कि अगर आपका कार्बन ये है एक्स वाई, वेट अ सेक, ए बी सी, नहीं सी तो कार्बन खुद है, डब्ल्यू एक्स वाई और जी, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसकी आपने मिरर इमेज निकाली,
नॉट, दिस इज नॉट मिरर, ये, ठीक है। आपने मिरर में इसको, आपके पास ये मिरर आपने पहले नहीं डालना है, आपके पास दो कंपाउंड्स हैं कोई भी इस तरीके से बने हुए हैं Z, Y एंड X। तो अब आपको ये जब कंपाउंड दोनों दिखे तो आप इसको, इसका स्ट्रक्चर नोटिस करना शुरू करोगे। अब देखोगे W ऊपर है, X दोनों साइड को है, Y नीचे है, Z इस साइड है। आप फिर कोशिश करोगे कि ठीक है, चेक करने के लिए क्या ये मिरर इमेजेस तो नहीं है। आपने क्या करना है, मिरर लगा देना है, इमेजिनेशन का काम है ना। और इसको इमेजिन करना है कि ये मिरर में कैसा लगेगा। जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा राइट हैंड बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड बिकम्स राइट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ होगी, एक्स जो है वो उस साइड जाएगा, वाई यहीं रहेगा, जेड इस साइड आएगा। तो वही चीज़ हुई, मिरर हटाकर देखो वही है, मिरर के साथ देखो यही मिरर इमेज बनेगी। विच इज़ वाई इन एंशियोमर्स में आपने ध्यान रखना है मिरर इमेजेस होंगी। वेट अ सेक, लेट्स नॉट रिमूव इट, क्योंकि दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अभी, वो इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन एंशियोमर्स कैसे हैं, मिरर इमेजेस है, बट कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये टर्म याद रखनी है, ठीक है, बहुत बार सुनी होगी, बहुत रिपीटेटिव है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। मतलब समझ रहे हो, आप इसको उठाकर इस पर रखो, नहीं हो पाएगा, z के ऊपर x आएगा, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। ये वाला कंपाउंड उठाकर इस पर रखोगे तो पीछे वाला कंपाउंड नहीं ढकेगा, क्योंकि यहाँ x है, x के ऊपर z दिखेगा, यहाँ z है, z के ऊपर x दिखेगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो दिस इन एंशियोमर्स कैसे होते हैं, मिरर इमेजेस होंगे बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे कंपाउंड्स, आपको वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड दिए हो सकते हैं ABCD करके, उनमें से देखना कौन इन एंशियोमर है जो आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाएगा। मिरर इमेज है बट इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो याद रखना, ये दोनों इस तरीके से ही नोट्स बनाओ, इन एंशियोमर्स में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके, थोड़ा सा और बातचीत करते हैं इसके बारे में कि आपको इन एंशियोमर्स में और क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की तो लाइट की बात करनी जरूरी है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइट की बेंडिंग को देखते हैं। जो कंपाउंड्स लाइट को बेंड कर पा रहे हैं या रोटेट कर पा रहे हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहेंगे, और जो कंपाउंड्स नहीं कर पा रहे उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टीरियो सेंटर चाहिए, स्टीरियो सेंटर दोनों में होगा, याद रखना। स्टीरियो सेंटर यहाँ भी होगा, आप स्टीरियो सेंटर कहो या कायरल सेंटर कहो, ठीक है। स्टीरियो सेंटर कहो या कायरल सेंटर कहो, एक ही बात है ना। कायरल सेंटर मींस जहां पे, जैसे हमने अभी ड्रॉ किया था ना, C विद W, X, Y एंड Z, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग हों, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग हो सकता है यहाँ पे CH3 था, हो सकता है यहाँ C2H5 था, Cl था, Br था, अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कायरल सेंटर बन जाएगा, और ये एक्टिव होता है, ये लाइट को बेंड करेगा, ठीक है, समझ के। तो कायरल सेंटर होना जरूरी है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है ना। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है इन एंशियोमर, क्योंकि ये बेंड कर रहा है लाइट को, ठीक है। तो आपने ऑप्टिकली एक्टिव लिखना है, यानी कि ये क्या करेगा, ये बेंड करेगा लाइट को, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, इन एंशियोमर्स में एक चीज और आती है ना, R एंड S कन्फिगरेशन। सुना है आप लोगों ने इस टर्म को, कन्फिगरेशन, R एंड S कन्फिगरेशन। R एंड S कन्फिगरेशन देने को आ सकता है आपको, ठीक है। तो वो भी एक अलग ही टॉपिक है ना। सीखे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं R एंड S क्या होता है, ठीक है। रेक्टस एंड सिनिस्टर है ये, पर वेट अ सेक, आई नीड टू रिमूव इसको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम यहाँ पे R एंड S डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेक्टस एंड सिनिस्टर, ठीक है, ये कन्फिगरेशंस हैं और ये स्टीरियो सेंटर्स पे ही होती हैं। ऐसा कार्बन जिसपे चारों के चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, वहां पे हम R एंड S कन्फिगरेशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लिया है सपोज दिस, यहाँ हाइड्रोजन है, दिस इज CH3, ये मैं हाइपोथेटिकल आपको एक दे रही हूँ ग्रुप्स, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, समझा रही हूँ सिर्फ, है ना। R होगा या S होगा, रेक्टस होगा या सिनिस्टर होगा, ठीक है। तो R में आपने याद रखना है हमेशा राइट, और S से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड को, ठीक है। R से आपने याद रखना है राइट, S से याद रखना है लेफ्ट,
और एक चीज याद रखना, इसमें प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी किसके बेस पे देते हैं? प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे देंगे, है ना। जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको हम सबसे पहला नंबर देते हैं। ज्यादा एटॉमिक नंबर पहला नंबर, नंबर 1, ठीक है। और लोएस्ट जो होगा, सबसे कम एटॉमिक नंबर, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर वाला, उसको हम सबसे बड़ा नंबर यानी चौथा नंबर देते हैं, सबसे लास्ट रखते हैं। आप ऐसा याद रखो, ज्यादा एटॉमिक नंबर पहले लिखा जाएगा, पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। कम एटॉमिक नंबर उसको लास्ट में रखा जाएगा, समझ रहे हो। ज्यादा एटॉमिक नंबर मतलब पहली प्रायोरिटी, ठीक है। ज्यादा एटॉमिक नंबर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, समझ के। तो इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आपने अभी ये हाइड्रोजन्स लगे हुए नहीं दिखने, आपने एटॉमिक वेट नहीं देखना है। एटॉमिक वेट कहाँ देखेंगे हम? सिर्फ एटॉमिक मास हम वहां देखेंगे। कंसिडर एटॉमिक मास फॉर आर एंड एस इफ आइसोटोप्स आर इन्वॉल्व। अगर आइसोटोप्स इन्वॉल्व होंगे, अगर आपका यहाँ पे C12 है, C13 है, ठीक है, Cl2 है, आइसोटोप्स देखने हैं आपने, ठीक है, 17 और 19, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको क्या होगा? आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक मास देखना पड़ेगा। जिसका ज्यादा एटॉमिक मास होगा वो वाला आइसोटोप जो वो पहली प्रायोरिटी पे आएगा, समझ गए। जो ज्यादा है उसको पहले लिखा जाएगा, पर हमेशा एटॉमिक नंबर के बेस पे देना है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को, और कंफ्यूजन के केस में वो एटॉमिक मास ही लेकर चलते हैं। बट आपने ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर बेस पर ही चलना है, आपने मास नहीं देखना है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, क्योंकि कोई अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ग्रुप CH3COOH अगर लिख लिया होता है ना, तो एटॉमिक नंबर मास देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बट हमने एटॉमिक नंबर पे ही फिक्स रहना है। ब्रोमीन, क्लोरीन और कार्बन एंड हाइड्रोजन, सबसे छोटा तो यही है, इसको सबसे लास्ट लिखेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? ये, इसको नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे। फिर आएगा ये, ऐसे होता है ना, सोचो, ब्रोमीन नीचे है, क्लोरीन इधर है, कार्बन यहां है, तो एटॉमिक नंबर किसका होगा सबसे ज्यादा? ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा कार्बन का है, इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और सबसे लास्ट हाइड्रोजन को, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, ये यहाँ पे नहीं होता है लास्ट पे, हमेशा सबसे छोटा, सबसे कम प्रायोरिटी जिसको मिली है, सॉरी सबसे लास्ट में जो 4 नंबर वाला है, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर वाला जिसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, वो हमेशा इस वाली लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाकर हम आर एंड एस दे सकते हैं। अब 1 से 2 से 3 जाना है हमें, 1 से 2 से 3 चले गए, 4 को भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये किस साइड को जा रहा है? क्लॉकवाइज है, राइट साइड को जा रहा है ना, राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज कह लो। तो ये कौन सी कन्फिग्रेशन होगी? आर कन्फिग्रेशन। अगर ये वापस लेफ्ट साइड को जाती है तो ये कौन सी कन्फिग्रेशन होती? एस कन्फिग्रेशन। तो याद रखना, एटॉमिक नंबर के बेस पे आपने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कुछ इनैंशियोमर्स, है ना। इनैंशियोमर्स में हमने आर एंड एस भी डिस्कस कर लिया, चलो साथ साथ, ठीक है। तो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल, रोटेट द लाइट, है ना, लाइट को रोटेट करेंगे तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायस्टीरियोमर्स की। तो डायस्टीरियोमर्स की जब हम बात करते हैं ना, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंस क्या है। अब आप ध्यान रखना कि डायस्टीरियोमर्स यूजुअली मिरर इमेजेस नहीं होती हैं, नॉट रिलेटेड एज मिरर इमेजेस। जरूरी नहीं है कि ये मिरर इमेजेस हों, मिरर इमेजेस के फॉर्म में ये रिलेटेड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मिरर इमेजेस नहीं होती हैं यूजुअली। जो मिरर इमेजेस होंगे और नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे वो इनैंशियोमर्स होंगे, ठीक है। बाकी मीजो कंपाउंड्स होंगे, अगर वो सुपर इम्पोजेबल है ना, ठीक है, सिमेट्री जिसमें होगी दैट विल बी मीजो कंपाउंड, वो आगे बताऊंगी मैं आपको। इनैंशियोमर्स हो गए। तो डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेजेस नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, और जरूरी नहीं है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो या इनएक्टिव। सो मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, may or may not be optically active। यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे मिरर इमेजेस होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वो कंडीशन है, और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये, क्योंकि इनमें कायरल सेंटर है ना,
कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, रोटेट करेंगे लाइट को, ठीक है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि रोटेट करें लाइट को, हो सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ठीक है। समझ के, यहां तक की कहानी समझ के। अब थोड़ा सा ये यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। और इनको तभी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है ना, तो इनको डिफरेंशिएट करना या सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। डायस्टीरियोमर्स उतने रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे के लिए, तो ये फिर इनको हो सकता है कि एक दो स्टीरियो सेंटर पे इनकी कन्फिग्रेशन सेम हो, बट ये जरूरी नहीं है, सारे स्टीरियो सेंटर्स इनके सेम नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली ये रोटेट कर सकता है लाइट को और नहीं भी कर सकता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, तो इनको सेपरेट करना भी इजी है, ठीक है। समझ में आया? ये आपका इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, है ना। अच्छा, एपीमर्स, यस, एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स होते हैं आपके डायस्टीरियोमर्स के ही टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स का ही टाइप होते हैं एपीमर्स, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ छोड़ देती हूँ डायस्टीरियोमर्स, है ना, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ग्लूकोज, ठीक है। अब जो ग्लूकोज और मैनोज हैं वो आपस में एपीमर्स हो गए, ग्लूकोज एंड मैनोज ले लो। कार्बन 2 पे, सेकेंड कार्बन पे चेंज होता है बस, ठीक है, वो उसका रोटेशन हो जाती है, OH और H की पोजीशन में डिफरेंस आता है ओनली ऑन कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो ग्लूकोज और मैनोज हो गए। अब हम अगर बात करें, एक बहुत फेमस और है शुगर, दो शुगर्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अच्छा, इनमें से ब्रेन शुगर किसको बोला जाता है? ये C4 पे होता है डिफरेंस, है ना, ठीक है, ये याद रखना आपने। तो ग्लूकोज आपके यूजुअली ब्लड शुगर बोलते हैं इसको, गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। ब्रेन शुगर, गैलेक्टोज, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, एपीमर्स हमने डिस्कस कर लिया। मीजो कंपाउंड्स याद रखना, मीजो कंपाउंड्स में सिमेट्री होगी, ठीक है। मीजो कंपाउंड्स यूजुअली सिमेट्रिकल होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, है ना, इनएक्टिव होते हैं ऑप्टिकली, और उनमें सिमेट्री देखने को मिलती है। आप उनको काट कर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, उनमें सिमेट्री होगी। इनमें ही सिमेट्री होना नहीं होना जरूरी नहीं है, इनेंशियोमर में यूजुअली सिमेट्री नहीं होती है, डायस्टीरियोमर्स में हो भी सकती है कुछ हद तक, बट यूजुअली ऑपोजिट हो जाता है कन्फिग्रेशन, है ना। तो सिमेट्री जो है मीजो कंपाउंड में होगी ही होगी, और साथ में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे उस वजह से, ठीक है, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत पूरा टॉपिक क्लियर हो गया आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे जिनमें स्टीरियो सेंटर होगा। स्टीरियो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टीरियो सेंटर यानी कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अब कायरल कार्बन कैसा था? जिसके चारों ग्रुप्स अलग थे। यहाँ पे ब्यूटेन 1 ओल, 2 ओल, ब्यूटीन और ब्यूटीन 2, इनको बना दो जरा स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें ब्यूटेन इसकी, है ना, ब्यूटेन 1 ओल, तो ये है मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन के फर्स्ट पे OH। अगर हम बात करें ब्यूटेन 2 ओल, और हम बात करें ब्यूटीन 1, ब्यूट मतलब ब्यूट 1ईन, है ना, और अगर हम बात करें ब्यूट 2ईन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2ईन में क्या है? बस ये है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन्स वगैरह लगा देने हैं। सपोज ये क्या है? CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये पूरा एक ग्रुप है। देखो सारी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर दो। कोई कायरल सेंटर नजर आ रहे हैं आपको जहां पे चारों ग्रुप्स अलग हों? हर एक कार्बन को देखना है, इस कार्बन में 3 ग्रुप सेम हो गए, इस कार्बन में 2 ग्रुप सेम है, नहीं है, इस कार्बन में 2 ग्रुप सेम हो गए, नहीं है, इस कार्बन में भी 2 ग्रुप सेम हो गए, नहीं है ये कायरल सेंटर। इस वाले कार्बन पे आओ, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ भी आप नोटिस करोगे कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों?
स्टार लगाते हैं हम, जो कायरल सेंटर होता है उसे, ठीक है। क्योंकि ये वाला पूरा ग्रुप देख लो, इसको छोड़ दो चलो, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें भी, इसको पहले छोड़ दो, एक हाइड्रोजन है, OH है, CH3 है, अलग है तीनों। फिर इस पूरे को चौथा वाला ग्रुप मान लो, तो ये क्या है, यहाँ CH2, यहाँ CH3, यानी C2H5, डिफरेंट ग्रुप, समझ गए। तो कायरल सेंटर किस में होगा आपका, ब्यूटेन 2-ओल में, ठीक है, या ब्यूटेनोल 2 ऐसे भी लिख लो, बट यूजुअली ब्यूटेन यहाँ 2-ओल आ जाता है, दैट्स मोर करेक्ट, है ना। तो ब्यूटेन 2-ओल जो है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि उसमें कायरल सेंटर है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब क्या है, बेसिकली आप बोल रहे हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कायरल सेंटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। ब्यूटेन 2 ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसके पास एक कायरल सेंटर है जो हमने निकाला था, उसके चारों के चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, बीगलस्टीन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। अब जो बीगलस्टीन का टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, किसके डिटेक्शन के लिए। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हो सकता है सैंपल में, एक सैंपल में बहुत सारे एलिमेंट्स हो अलग अलग, है ना, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो उनमें से एक टेस्ट होता है ये बीगलस्टीन्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस। मैं पहले ही बता देती हूँ कि हम किसकी डिटेक्शन करते हैं, इससे हेलोजेंस की डिटेक्शन करते हैं। देखो सीक्वेंस क्या होता है, पहले एक लिसेंट एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, ठीक है, LE बोल देते हैं इसको बनाया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है वो, है ना, आपको नहीं पता है, सैंपल है, सैंपल को इसके साथ फ्यूज किया जाता है सोडियम के साथ, उसको हाई टेम्परेचर पे फ्यूज किया जाता है। फिर उसके बाद वो जब मिक्स हो जाता है, सोडियम के डेरिवेटिव कंपाउंड्स बन जाते हैं मिक्स होकर उन एलिमेंट्स के साथ, फिर उनकी डिटेक्शन की जाती है, ठीक है। तो जो बीगलस्टीन टेस्ट है, इसमें क्या होता है, यूजुअली कॉपर वायर को पहले हीट किया जाता है, हीट हम ट्राइंगल से शो कर रहे हैं, है ना, कॉपर वायर को हीट किया जाता है, फिर इसको जो आपका सैंपल है उसमें डिप किया जाता है, ठीक है, सैंपल में डिप किया जाएगा। अब फिर सैंपल लग गया कॉपर वायर पे, अब उसको फिर से हीट किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर ग्रीनिश ब्लूइश फ्लेम नजर आए, उसका मतलब क्या है, हेलोजेंस प्रेजेंट है, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, हेलोजेंस प्रेजेंट है। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या होता है। अनसैचुरेशन के लिए 2 टेस्ट होते हैं आपके, यूजुअली ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है और आपका बेयर्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ब्रोमीन वाटर के बारे में बता देती हूँ। जब आप ब्रोमीन देखोगे ना, तो ब्राउनिश सा कलर होता है उसका, ठीक है, ब्राउनिश कलर होगा। और जैसे ही आप अगर सैंपल ले रहे हो और उस सैंपल में मान लो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अनसैचुरेशन मतलब कि कार्बन चेन में बीच में कहीं डबल बॉन्ड है या कार्बन चेन में बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। इसका पता हमें इन 2 टेस्ट से लगेगा, एक तो ब्रोमीन टेस्ट होता है, दूसरा आपका बेयर्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो बेयर टेस्ट और ब्रोमीन टेस्ट याद रखना फॉर अनसैचुरेशन। क्या होगा, अगर ब्रोमीन है ये पहले ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, जैसे ही अगर आपने सैंपल डाला और सैंपल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन चेन में, तो फिर ये ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि Br2 इकट्ठा नहीं रहता, अब वो जाकर यहाँ लग जाएगा, उस वजह से इसका ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो मतलब अनसैचुरेशन है, ठीक है। अगर ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं हुआ तो मतलब अनसैचुरेशन नहीं है, क्योंकि एल्केन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसके पास अनसैचुरेशन नहीं है, तो Br2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ये ब्राउन कलर रखा रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका बेयर्स टेस्ट में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डाल देते हैं। KMnO4 अपना कलर कैसा शो करता है, इसका हल्का सा पर्पलिश पिंक कलर होता है ना। तो ये भी जब डाला जाता है, अगर सैंपल आपका अनसैचुरेटेड है तो वहां पे इसका कलर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो याद रखना अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट हैं, ब्रोमीन टेस्ट और बेयर टेस्ट, ठीक है। बेयर टेस्ट में पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, पिंक कलर चला गया, अगर इसका पिंक कलर खत्म छोड़ दिया इसने अपना, डिस्चार्ज हो गया, तो दैट मीन्स अनसैचुरेशन प्रेजेंट थी। और अगर ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो भी चला गया, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, ओके, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे अच्छा, बीगलस्टीन का टेस्ट से याद रखना ये हमेशा हेलोजेंस के लिए होता है। हेलोजेंस क्या हो गए हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके डिटेक्शन के लिए, ठीक है। और कैसी फ्लेम देते हैं फिर ये, कॉपर वायर यूज होती है, हीट करने पर ब्लूइश ग्रीन फ्लेम देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बीगलस्टीन टेस्ट आइडेंटिफाइज हेलोजेंस बाय ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड व्हेन द सब्सटेंस इज बर्न्ड ऑन अ कॉपर वायर, कॉपर पे बर्न किया जाता है, क्लियर है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ,
हर एक क्वेश्चन के साथ नया खतरनाक जो टॉपिक है वो डिस्कस करना पड़ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल पड़ा है इनका, है ना, थोड़ा काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनिक की आ रही हैं। देखो शॉर्टेस्ट किस में होगा, जो बॉन्ड शॉर्टेस्ट होगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, है ना। हम देखते हैं जब भी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, या तो डबल बॉन्ड है, या तो ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा कोई और बॉन्डिंग देखी है आपने? 4 बॉन्ड्स होते हैं? कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ या तो एक बॉन्ड होगा, या तो 2 बॉन्ड्स होंगे, या तो 3 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। इनकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये sp3 होता है, ये sp2 होता है, ये sp होता है। मैंने बहुत बार समझाया हुआ है ये, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल्ड वीडियो चाहिए, वो भी हमारे जो प्ले स्टोर पे ऐप है HP एग्जाम अफेयर्स के नाम से, वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए इस पे वापस आते हैं। sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना, बहुत सिंपल है। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, sp जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, sp2 उससे कम वीक होती है, और sp3 सबसे वीक तो नहीं बोलेंगे, मतलब बॉन्ड जो है वो लंबा होता है, थोड़ा लंबा बॉन्ड है तो थोड़ा वीक होगा आपस में कंपेयर करके, है ना। अदरवाइज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बाकियों से स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड या डेटेड बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम, उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। बट कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपस में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। जो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे छोटा होगा, तो इसलिए तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन। शॉर्टेस्ट किस में होनी चाहिए? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। इन सब में से ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा? एल्केन नहीं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा प्रोपेन में, इथीन में डबल बॉन्ड होगा, और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड किस में होगा? आपका इथाइन में, ठीक है। इथाइन यानी कि 2 कार्बन का मेंबर है, और ये दिस, है ना, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया। अच्छा इसकी शेप क्या होती है? इथाइन की शेप क्या होगी? इथाइन की शेप कैसी होगी? लीनियर, है ना, ठीक है, लीनियर शेप के होंगे ये। तो ये है आपका आंसर, इथाइन। इथाइन हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, बिटवीन द कार्बन एटम्स व्हिच इज शॉर्टर देन डबल और सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसे। इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर एंड द रेडियस ऑफ एन एटम इज। देखो बहुत सिंपल है ये, है ना। हम पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगी क्यूबिक लैटिस क्या होता है। तो रेशियो किसके बीच में जानना है आपको? नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो यूजुअली जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं, इसको इमेजिन करते हैं जब हम स्टोइशियोमेट्री में, जो आप जिसका ये पार्ट है क्यूबिक लैटिस वाला पार्ट, जिस टॉपिक के अंडर आता है उसको हम स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। उसमें हम इमेजिन करते हैं कि जो एटम्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक राउंड बॉल्स की तरह, स्फीयर्स की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई बड़ा सा मेटल ले लो, उसकी शीट पे जो एटम्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट हैं, बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि रेशो क्या है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर। अब इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा? इसका नियरेस्ट नेबर ये है, ठीक है, और ये सारे सिमिलर है। मैंने कहा ये आप सपोज करो कि आयरन की शीट है, तो सारे आयरन के एटम्स हैं, बराबर है इनका स्फीयर, है ना। तो अगर हम देखें नियरेस्ट नेबर, तो हम डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ द एटम से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक, ये इसका नियरेस्ट नेबर है। तो ये रेशो हो गया, सपोज करो ये आपका 2x, ठीक है, सपोज करो ये 2x है ना। अगर हम हर एक एटम का रेडियस देखें, हर एक एटम का रेडियस, क्योंकि सारे एटम्स आयरन के हैं तो हम इसको x ले लेते हैं। अब नियरेस्ट नेबर भी तो आयरन का ही एटम है, तो इसका भी रेडियस और इसका रेडियस मिलकर क्या हो गया? 2x, समझ गए। तो रेशो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ एटम। तो नियरेस्ट नेबर के साथ इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 2x, और एटम का जो रेडियस है उसको हमने ले लिया x, तो इनके बीच का रेडियस रेशो क्या हो जाएगा? 2:1, समझ गए। ये डबल हो जाएगा ना, x + x 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा? 2x रेशो x कितना हो जाएगा? 2:1। तो आपका आंसर नंबर C आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये तो आंसर है आपका 2:1। बट यहाँ पे क्यूबिक लैटिस की जब बात करते हैं हम, वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कहते हैं कि जो भी आपके पास कंपाउंड्स हैं,
ठीक है। जितने भी बड़े कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े या कुछ भी है, वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में पड़े रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, ठीक है। तो कुछ एक आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में रहते हैं, कुछ एक कोवलेंट बॉन्ड्स बनाकर रहते हैं, बट वो रहते कैसे हैं? तो हमने बोला है कि बहुत बड़ी दीवार इमेजिन करो। हमने कहा है कि जितना भी बड़ा कंपाउंड हो, उसके जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स हो, बट जो उसका सबसे छोटा वाला सेल होगा, रिपीटिंग यूनिट, जैसे एक बड़ी दीवार को बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक रिपीटिंग यूनिट है, यूनिट सेल बोलते हैं उसको। ऐसे यूनिट सेल्स रिपीट होते रहते हैं और एक बहुत बड़ा जो आपके पास सब्सटेंस है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। समझ गए? अगर हम इसको इमेजिन करें कि ये आपका एक बहुत बड़ा आयरन का ब्लॉक है, ठीक है। जब हम इसे इमेजिन कर रहे हैं एज एन आयरन ब्लॉक, तो फिर क्या हो जाएगा? इसको अगर हम तोड़ते जाएं छोटा छोटा पार्ट में, तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये और छोटा नहीं हो पाएगा, राइट। तो फिर जो वो छोटा वाला पोर्शन है, जो जिसको हम रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं, जिसको रिपीट कर करके ये पूरा ब्लॉक बन रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में कंपोनेंट्स कैसे भरे हुए हैं या अरेंज हुए हैं उसकी बात करते हैं हम, तो वहां से क्यूबिक लैटिस बनता है, ठीक है। लैटिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। 3 डायमेंशन में कंपोनेंट्स कैसे अरेंज्ड हैं, तो ये यूनिट सेल है। इसकी अरेंजमेंट अगर हम देखें अभी, तो वो एक छोटा सा क्यूब ही है, इसीलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं? क्यूबिक लैटिसेस नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटा सा क्यूब। अब कोई भी कंपोनेंट है वो कहाँ कहाँ आ सकता है? या तो वो कॉर्नर्स पे आ सकता है, ठीक है, या तो वो फेसेस के सेंटर्स पे आ सकता है। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, तो फेसेस के सेंटर पर आ सकता है, या तो वो बॉडी के सेंटर पे आ सकता है ना। उसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल क्यूब के सेंटर में होगा। अगर आप रूम को इमेजिन करो एज ए यूनिट सेल, तो आपको पता चलेगा कॉर्नर्स पे आएगा, हर एक एटम अगर कॉर्नर पे है, ठीक है, और आपने एक इमेजिन कर दिया सेंटर में, बॉडी सेंटर पे, और कुछ होते हैं जो दीवारों के सेंटर में आएंगे, उनको हम फेस सेंटर्स पे बोलते हैं, ठीक है। कुछ होंगे जो आपके जो साइड में एजेस है वहां पे जाएंगे, तो उनको हम एज सेंटर्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्यूबिक सिस्टम्स होते हैं वो मेजरली जो है 4 टाइप के होते हैं। चौथे वाले टाइप को हम इतना लेते ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं करते, सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में यूज़ करेंगे। सबसे पहला आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है, ठीक है, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ। सेकेंड होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, FCC, है ना। तीसरा होता है आपका बॉडी सेंटर्ड, BCC, ठीक है। फोर्थ आपका एज सेंटर्ड जो होता है वो यूजुअली इतना मतलब रेयरली दिखता है। ऑर्थोरोम्बिक अगर कोई क्रिस्टल है उसमें आपको ये दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा? आपका सिंपल सा क्यूब है और उसके कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो कॉर्नर्स पे है। मैंने ये दूर दूर इसलिए दिखाया ताकि हमें मैसी ना लगे, ठीक है, अदरवाइज ये इतना नज़दीक होते हैं। जो हमने अभी नेबर्स वाली बात की, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबिक है। अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, पर साथ साथ में कहाँ होंगे? फेस सेंटर्स पे, यानी कि यहाँ भी हैं, ठीक है, रूम के कॉर्नर में भी है और हर एक दीवार के सेंटर पे भी है। और बॉडी सेंटर नहीं लिखेंगे अभी, है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर पे भी होगा और फेस सेंटर्स पे भी होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा? आपका क्यूब होगा सिमिलर वे में, बट उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर पे। अब मैं बनाऊंगी नहीं, ठीक है, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पे, ठीक है। फिर है एज सेंटर। एज सेंटर में आपको पता चल जाएगा क्या होगा। ये है आपका यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे आपके कॉर्नर्स पे और एजेस पे, तभी इसका नाम एज सेंटर पर है। 12 एजेस हैं, 12 के 12 एजेस के सेंटर पे आपको मिल जाएगा एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है टू द क्रिस्टल वो अलग अलग होता है। देखो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर कॉर्नर्स पे है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप इमेजिन करो, रूम के कॉर्नर पे अगर आपने एक स्फीयर रख दिया तो वो कितना हिस्सा उसका उस कमरे में काउंट होगा? बहुत सारे कमरे हैं एक साथ, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने एक एटम के स्फीयर को रख दिया कॉर्नर पे, तो उस पूरे स्फीयर का 1/8 पोर्शन इस कमरे का हुआ। बाकी जो पार्ट्स रह गए 7/8 वो दूसरे कमरों में गिने जाएंगे, है ना।
तो इसी को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जो कॉर्नर वाले एटम्स होंगे, इसको एक बार इमेजिन करना, केमिस्ट्री भी पूरी इमेजिनेशन से चलती है, स्पेशली ये स्टोशियोमेट्री, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे अगर एटम है, स्फीयर रख दिया आपने, बॉल रख दी है, उस बॉल का 1/8 है ना, 8वां हिस्सा जो है वो आपके कमरे में गिना जाएगा। तो ये 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। अगर ऐसे ही आप इमेजिन करो फेस सेंटर्स पे, हर एक दीवार पे आपने एक एटम लगा लिया है, बीच में बॉल लगा ली है, तो उसका कितना हिस्सा इस कमरे में गिना जाएगा? हाफ। आधा इधर होगा, आधा पीछे वाले कमरे में गिना जाएगा। तो फेस सेंटर्स पे जो एटम्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन हम हाफ मानते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें, जो बिल्कुल कमरे के बीचों बीच है, क्या वो इस कमरे का पूरा मतलब पूरा का पूरा इसी कमरे का हिस्सा है? यस। क्या वो किसी और कमरे का पार्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। हर कमरे का अपना अलग बॉडी सेंटर होगा, ठीक है। तो बॉडी सेंटर जो एटम होगा उसकी कंट्रीब्यूशन 1 होती है, पूरा का पूरा एटम कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एज सेंटर की। एज सेंटर में क्या होगा? आपने बिल्कुल एज पे लगा दिया है उसको, है ना, बिल्कुल एज पे लगा लिया है, तो कितने कमरों के साथ शेयर हो सकता है वो? अराउंड 12। तो 1/12 पार्ट उसका हमारे इस वाले कमरे में गिना जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कॉन्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। जब आपको कोई मान लो FCC बोल दिया कि आपके पास कोई कंपाउंड है, वो FCC जो क्यूबिक सिस्टम उसको फॉलो कर रहा है, यानी फेस सेंटर्ड, मतलब उसमें 8 एटम्स है कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर पे आपके पास एटम है और उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? वो 1 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? ये कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने हर एक पे लगानी कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे है, हर एक जो कॉर्नर वाला एटम है वो 1/8 पार्ट बनाता है हमारे कमरे में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/8 कर दो तो 1। साथ में आपके पास फेसेस, 6 फेसेस हैं, हर एक फेस पे आपको एटम दिया गया है, तो हर एक फेस पे जो एटम है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2, दैट मीन्स 3। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3। तो टोटल कितने एटम्स माने जाएंगे FCC में? 3 + 1 दैट इज 4। समझ गए? ठीक है। तो ये कुछ कहानी है पूरी क्यूबिक लैटिस की। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया हो, है ना। बट यहाँ पे आपको सिंपली क्या लेना है, यहाँ पे 2:1 ही लेना है, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट नेबर इतना अटैच्ड ही होता है, ठीक है, बहुत नज़दीक होते हैं, है ना। हम सिर्फ लैटिसेस बनाते हुए दूर दिखाते हैं ताकि वो आसानी हो जाए हमें कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, इसका x है, दूसरे का भी x है, तो x + x 2x, तो 2x = 2x कितना हो जाएगा? 2:1, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो इससे भी हमारा एक पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। और ऐसे ही हमारे साथ और भी टॉपिक्स अगर आपने डिटेल में स्टडी करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। वहाँ पे एक एप्लीकेशन है HP एग्ज़ाम अफेयर्स करके, उसे आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल होंगे टॉपिक वाइज। और साथ में अगर आपको लाइव कोर्सेज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक नंबर लिखा रहेगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।